नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज है और इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी पुस्तक है तो उसका हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा अध्याय 9 है और इसमें उत्तराखंड जो परीक्षावाणी है तो इसका अध्याय 9 में उत्तराखंड के 13 जनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो सभी को इसमें कलेक्ट किया गया है। और तो आज की यह जो हमारी वीडियो है तो इसमें हम नैनीताल ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नैनीताल जनपद की बात करें तो इसे सरोवर नगरी या झीलों की नगरी कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर ऐसा जो यह पर्यटन स्थल है जहाँ पर सर्वाधिक झीलें हमें देखने को मिलती हैं, तो इसे झीलों की नगरी या झीलों का शहर भी इसे कहा जाता है या इसे सरोवर नगरी के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है। तो नैनीताल की बात करें तो 3 ओर से या पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें 7 पहाड़े हैं जिनको सप्तभृंग भी कहा जाता है। टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांठा, स्नोव्यू, हाड़ीगढ़ी और शेर का डांडा, ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं और 1938 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो नैनीताल 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है तो इसे चीना या चाइना पीक के नाम से जाना जाता है। नगर के बीच नैनी झील या ताल बना हुआ है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1500 मीटर इसकी कुल लंबाई है, चौड़ाई 510 मीटर और इसकी गहराई 10 से 15 मीटर इसकी कुल गहराई है। ताल के दोनों ओर यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है और ऊपरी भाग इसका मल्ली ताल और निचला भाग इसका तल्ली ताल के नाम से जाना जाता है। झीलों के आसपास अन्य यहाँ पर झीलें देखने को मिलती हैं और इस क्षेत्र को पहले छकाता परगना के नाम से जाना जाता था, तो इसे छकाता के नाम से जाना जाता था। और 1850 में नैनीताल को नगर निगम बनाया जाता है और 1882 में काठ गोदाम तक यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाती है या स्थापित की जाती है। 1891 में यह जिला बनता है। अल्मोड़ा और नैनीताल एक साथ यहाँ पर कुमाऊं से बनाए जाते हैं। 1900 में राजभवन या सचिवालय भवन यहाँ पर स्थापित किया जाता है और 1962 से यह उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रयोग होता है। और उसके बाद यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को जब यहाँ पर हमारा उत्तराखंड अलग राज्य बनता है तो उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना भी नैनीताल में की जाती है। अब इसके बाद नैनीताल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सबसे पहला जो नाम है नैना देवी मंदिर। तो मल्ली ताल के पास यह मंदिर स्थित है और यह प्राचीन जो मंदिर है नैना देवी का तो मोतीराम शाह के द्वारा इसे बनवाया जाता है। 1880 में भूकंप से यह नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भूस्खलन होता है और यह जो मंदिर है वह दब जाता है। तो यहाँ पर दबी जो मूर्तियाँ उनको निकाला जाता है और वर्तमान स्थान पर स्थापित किया जाता है। 1882 में ज्येष्ठ नवमी को इसे दोबारा से पुनः बनाया जाता है और यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इसके बाद यहाँ पर नैना पीक, तो नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नैना पीक से हिमालय का हमें मनोरम दृश्य देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद अगली चोटी है स्नोव्यू, 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पैदल और रज्जू मार्ग, यहाँ पर पैदल और रोपवे मार्ग दोनों उपलब्ध हैं और जो रोपवे है तो यह मल्ली ताल से निर्मित किया गया है। इसके बाद है नैनी झील, यानी जिसे नैनीताल के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और नैनो यानी आँख सा इसका आकार हमें देखने को मिलता है और ये देवी नैना को समर्पित यहाँ पर जो मंदिर है नैना देवी मंदिर, तो उसी के आधार पर इसका नाम नैनीताल या नैनी झील पड़ा। तो पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के आंख गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है और उसके पास ही यहाँ पर देवी नैना का मंदिर है, जिसके कारण से नैनीताल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर निकट ही नलताल भी है, नैनीताल से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर कमल पुष्पों की प्रचुरता होने के कारण इसे कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि आपको कमल ताल या इसे नलताल के नाम से भी जाना जाता है। तो कमल ताल या नलताल एक ही हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थलों में भुवाली एक है और 1106 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे पर्वतीय फल बाजारों के नाम से जाना जाता है, यानी पर्वतीय फल बाजार के नाम से यह प्रसिद्ध है, तो इसे भुवाली पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है। इसके बाद है भीमताल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है, 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भोपाली से 11 किलोमीटर की दूरी पर और नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। यह भव्य और सौंदर्य परिपूर्ण झील है। नैनी झील से यह बड़ी झील है और यहाँ पर नौकायन की सुविधा भी प्राप्त होती है।
तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल भी भीमताल है। और गढ़वाल के सबसे बड़े और गहरे ताल की बात करें तो वह सहस्त्र ताल है। लेकिन अगर हम संपूर्ण उत्तराखंड की बात करें तो संपूर्ण उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल भीमताल है और सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है। झील के मध्य यहाँ पर एक टापू बना हुआ है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बना है। तो झील के मध्य में टापू है और उस पर रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो दर्शनीय स्थल है नैनीताल का, तो यह है कैंची धाम, और यह नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर और भोपाली से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और यहाँ पर नीव करोड़ी महाराज के द्वारा यह जो मंदिर है या आश्रम है तो उसको स्थापित किया गया है कैंची धाम। और यह भगवान हनुमान को समर्पित यह जो धाम है या मंदिर है तो भगवान हनुमान को समर्पित है। और यहाँ पर 15 जून को विशाल एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है लैंडसैंड, और यह नैनीताल से 4.08 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह खुरपा ताल का यहाँ पर रमणीक दृश्य देखने को प्राप्त होता है। तो खुरपा ताल यहाँ से दिखाई देता है और यहाँ से हिमालय की ऊंची नीची चोटियों के दर्शन होते हैं, यानी हिमालय का भव्य दर्शन यहाँ से देखने को मिलता है। इसके बाद है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित होता है और इसका जो वर्तमान नाम है तो 1947 में इसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर हैली के बाद रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा जाता है सुनता के बाद, लेकिन उसके बाद परिवर्तित कर दिया जाता है। वर्तमान में फिर इसे रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। और इसके विस्तार की बात करें तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल के साथ साथ पौड़ी जिले में विस्तृत है। तो यह कुल 208.8 वर्ग किलोमीटर में नैनीताल में फैला है, लेकिन पौड़ी की अगर बात करें तो 520.82 किलोमीटर में यह विस्तृत है। इसके अलावा इसके निकट ही ढिकाला नामक स्थान है जो कि रामनगर के निकट है और इसे कार्बेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद है अगला जो दर्शनीय स्थल है कालाढूंगी। तो कालाढूंगी की बात करें तो नैनीताल से 50 किलोमीटर दूरी पर और कार्बेट से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जिम कार्बेट का यहाँ पर मकान भी स्थित है। तो उसके अलावा उनका संग्रहालय भी है, जिम कार्बेट का संग्रहालय भी है जो कि वन प्रेमियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है। इसके अलावा यहाँ पर वेधशाला भी है नैनीताल में। नैनीताल से 4.4 किलोमीटर की दूरी पर 1651 मीटर की ऊंची पहाड़ी है जहाँ पर नैनी वेधशाला की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है तो वह है घोड़ाखाल। तो घोड़ाखाल में यहाँ पर नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो न्यायकारी गोयल या गोलू देवता है तो यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर माना जाता है कि प्रार्थना पत्र जमा करने से यहाँ पर शीघ्र ही न्याय की प्राप्ति होती है, यानी जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता उसको यहाँ पर न्याय मिलता है। और इसका जो स्थानीय नाम है यानी मंदिर का जो स्थानीय नाम है तो डाना गोयल, गराणे गोयल या बनी गोयल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है तो वह है काठगोदाम। तो काठगोदाम की बात करें पूर्वोत्तर रेलवे का यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है बड़ी लाइन का काठगोदाम। 1884 में यह रेलवे लाइन चालू होती है और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र एवं पर्यटन स्थलों को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाला यह रेलवे स्टेशन भी है। और काठगोदाम को ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी यहाँ पर कहा जाता है। राज्य की यह प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है। नैनीताल, भीमताल, कौशानी, रानीखेत और देश विदेश से आने वाले सैलानी यहाँ पर आते हैं और इसी मुख्य जो रेलवे स्टेशन है तो ये इस पर निर्भर भी हैं। 1994 में यहाँ पर बड़ी लाइन बिछाई जाती है, तो बड़ी लाइन से जोड़ा गया 1994 में। इसके बाद अगला दर्शनीय स्थल है हल्द्वानी। हल्द्वानी की बात करें तो 16वीं सदी में यहाँ पर जो चंद्र राजा रहते हैं रूपचंद, तो उसके समय यहाँ पर गौला नदी पर यहाँ पर बस्तियाँ बनना प्रारंभ होती हैं और वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी हल्द्वानी है। यहाँ पर माना जाता है कि हल्दू पेड़ों की अधिकता थी जिसके कारण इसका नाम हल्द्वानी रखा गया, तो यानी नामकरण हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा है। इसके बाद यहाँ पर 1834 में जो कमिश्नर रहते हैं तत्कालीन विलियम ट्रेल, तो उनके नाम पर इसे हल्द्वानी रखा जाता है, तो इसका नाम हल्द्वानी रख दिया जाता है। और कमिश्नर रैमजे ने इस क्षेत्र में अनेक नहरों का विकास किया है। इसे कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है। और नगर जो बरेली काठगोदाम रेलवे पथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्द्वानी और काठगोदाम को यहाँ पर संयुक्त रूप से नगर निगम का दर्जा प्राप्त है और देहरादून और हरिद्वार के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम भी है या सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम भी है। इसके बाद है रानीबाग। तो रानीबाग की बात करें तो नैनीताल में स्थित है। उत्तरायणी मेले के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, गौला नदी के तट पर है और यह से माँ जियारानी या जिसे कुमाऊं में न्याय की
देवी के रूप में जाना जाता है, तो माँ जियारानी की तपस्थली के कारण इसे रानी बाग के नाम से जाना जाता है। और जो जियारानी रहती हैं तो कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी और मालू शाही की माँ रहती हैं, तो इनके नाम पर ही यहाँ पर रानी बाग का नाम रानी बाग पड़ा। इसके बाद अगला स्थल है मुक्तेश्वर। तो हल्द्वानी से 51 किलोमीटर की दूरी पर है मुक्तेश्वर, और ये यहाँ पर फलदार और बांज वृक्षों की अधिकता यहाँ पर देखने को प्राप्त होती है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1890 में यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना भी मुक्तेश्वर में की जाती है, और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर मुक्तेश्वर मंदिर भी स्थित है। इसके बाद है रामगढ़। तो रामगढ़ की बात करें तो मुक्तेश्वर से कुछ दूरी पर यह स्थित है, और इसके निकट ही गागर नामक स्थान भी स्थित है, जहाँ पर रसीले फलों, सेब और नाशपाती का यह मुख्य केंद्र है रामगढ़। और यहाँ पर प्रवास की बात करें तो रामगढ़ में रविन्द्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा के द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रवास किया गया या रहा करते थे, और महादेवी वर्मा की स्मृति में यहाँ पर संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। तो महादेवी वर्मा संग्रहालय भी रामगढ़ में स्थित है। इसके बाद अगला दर्शनीय स्थल है रामनगर। तो रामनगर की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर जैसे प्रारंभिक जो नाम है तो राम नाम है, तो 1850 में रैमजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और प्रारंभ में इसे रैमजी नगर कहते थे, यानी रैमजी के नाम पर रैमजी नगर की स्थापना होती है, और इसे फिर रामजी नगर और वर्तमान में रामनगर के नाम से इसे जाना जाता है। मुरादाबाद काशीपुर रेल पथ का यह अंतिम स्टेशन है। तो मुरादाबाद और काशीपुर का जो रेल पथ का यह अंतिम स्टेशन है, और कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला इसके निकट ही स्थित है। इसके बाद है गौरजिया। तो गौरजिया रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह कोसी नदी के बीचों बीच यहाँ पर गौरजिया देवी मंदिर बना हुआ है। इसके निकट ही सीतामढ़ी नामक स्थान है, और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष या ध्वंसावशेष हमें देखने को प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही निकट ही यहाँ पर ढिकुली नामक स्थान है। तो ये 2 स्थान है, ढिकाला कार्बेट का प्रवेश द्वार और ढिकुली नामक स्थान, जो यहाँ पर कत्यूरों की राजधानी भी इसे कहा जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर बौद्ध कालीन कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो परीक्षा वाणी में इतनी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।